three, four. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग की वीडियो आ चुकी है। आई होप सो आपने अच्छे से देखा होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अब करते हैं चैप्टर 1 क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बाय मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चंस पेज नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो आपको पूछा गया है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इनमें से विच वन इज़ मैटर, कौन मैटर है और कौन नहीं है, विच इज़ नॉट। ओके, सो फर्स्ट है चेयर। तो चेयर मैटर है या नहीं है, आप बताओ। येस, चेयर इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, राइट। जो भी आपके सामने जितना भी सॉलिड है, लिक्विड है, वो और जो गैसेस हैं वो सब क्या हैं? वो मैटर हैं। हमने यही पढ़ा। तो चेयर एक सॉलिड स्टेट है ऑब्वियसली, तो वो एक मैटर है। एयर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। यस। लव तो नहीं है, लव मैटर नहीं है। वाई? बिकॉज जो सेंसेस एंड फीलिंग्स होती हैं वो मैटर नहीं होता। ठीक है, सो लव इज़ नॉट मैटर, स्मेल इज़ नॉट मैटर, हेट इज़ नॉट मैटर। एलिमेंट्स तो आपने बहुत बार खाए हैं। तो एलिमेंट्स कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? एलिमेंट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सो येस इट इज़ अ मैटर। देन वी हैव थॉट मैटर नहीं होता। ठीक है, कोल्ड भी मैटर नहीं है बिकॉज ये एक फीलिंग है कि ठंडा लग रहा है, तो फीलिंग्स तो मैटर नहीं होती, वी नो दैट। देन लेमन वाटर येस, लेमन वाटर इज़ अ मैटर बिकॉज वो एक लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। देन स्मेल ऑफ परफ्यूम, येस, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ ऑल्सो मैटर बिकॉज देखो मैंने बोला स्मेल, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्मेल और एक है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि अगर सिंपल स्मेल लिखा है उसका मतलब है सेंस, जो हम स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम का मतलब सेंस नहीं होता। स्मेल ऑफ परफ्यूम का मतलब होता है कि परफ्यूम के पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में डिज़ोल्व हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल वर्ड आ गया तो मीन्स येस दैट इज़ अ मैटर। क्लियर है? ओके, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन है गिव रीज़न द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर मम्मी गरम गरम खाना बना रही है तो आपको दूर से उसकी स्मेल आ जाती है, आती है ना? यस। लेकिन ठंडे खाने की स्मेल तभी आती है जब आप उसको नज़दीक से उसकी स्मेल करते हो। तो ऐसा क्यों होता है कि हॉट की दूर से आती है और ठंडे की नहीं आती? सो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली रेट ऑफ डिफ्यूज़न से रिलेटेड है। तो पता है ना रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है या डिफ्यूज़न क्या होता है? देखो एक बार बात वापस बता देती हूँ, वैसे वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न एक मूवमेंट है सब्सटेंस की। ठीक है, फ्रॉम देयर हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लो रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जैसे कि मैं बोलती हूँ गैस जो है, आप परफ्यूम लगाते हो तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आ जाती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आपने पूरे रूम में लगा के फेंका है परफ्यूम, नहीं, लेकिन आपने जिस कॉर्नर पे लगाया है वहाँ से वो स्मेल पूरे रूम में आ रही है। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, मीन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, तो आप एक बात सोचो कि अगर पार्टिकल्स को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो वो और ज़्यादा दूर जाएंगे ना, यही बात होती है। अगर पार्टिकल्स को हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो पार्टिकल और दूर जाएंगे। तो इसी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होता है।
ठीक है, बस यही रीज़न है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ रेट ऑफ डिफ्यूज़न विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. As we know, solid diffuse at very slow rate, but if temperature increased, then diffusion of solid in air increases. Clear हुआ? Okay. Now question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो डाइवर होता है, डाइवर कौन होता है पता है ना, जो डाइव करता है, जो सी में बहुत डाउन तक जाता है. ठीक है, जो डाइवर है वो डाइवर वाटर को कट करके स्विमिंग पूल में स्विम करता है, राइट. तो ये जो कटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, ये प्रॉपर्टी क्या है, यही पूछा है कि कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी को बता रहा है. ओके, तो इसका आंसर ये है, दिस शोज दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर. तो ये क्या बोल रहा है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना है. देखो मैंने यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स बनाए हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम में वाटर के पार्टिकल्स बनाए हैं और एक डाइवर बनाया है कि वो डाइव कर रहा है इन अ स्विमिंग पूल. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इसी वजह से वो उनको कट कर रहा है. ठीक है, हाँ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, तो वो दूर दूर जा सकते हैं. ठीक है, हम वाटर में और डीप भी जा सकते हैं. लेकिन सपोज़ करो कि एक कॉन्टीन्यूस मैटर होता, तो क्या डाइवर इतना पानी के अंदर जा सकता था, स्विम कर सकता था? नो, नहीं कर सकता था. देखो यहाँ पर मैंने ऊपर ही बिठा दिया उसको और वो बोल रहा है व्हाट शुड आई डू. तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो मैटर है ना, वो मैटर कॉन्टीन्यूस मैटर नहीं है. एक्चुअली मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो यह हमने किया हुआ है. सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर: particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving, and particles of matter attract each other. ठीक है, देखो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है तो एक बार चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से बताया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली. और याद करने का तरीका ये है कि आप वीडियो देख रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट पेज करवाया, तो आप फर्स्ट पेज पे देख के पॉज करो, उसको लर्न करो. ठीक है, देन वीडियो को फिर से स्टार्ट करो, फिर उस पेज पे जाओ, समझो, फिर पॉज करो, फिर लर्न करो. ठीक है, ओके. अब करते हैं पेज नंबर 6 क्वेश्चंस. पेज नंबर 6 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. तो आपको प्रॉपर नेमिंग दी हुई है, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन. आपको इनको अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, यही फॉर्मूला आपको हेल्प करने वाला है इस ऑर्डर को अरेंज करने में. देखो पहले यही फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. और मैटर क्या होता है? विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, मीन्स विच हैज़ वॉल्यूम एंड हैज़ मास. तो यहाँ पर देखो क्या बताया है कि जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, या फिर जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उसका वॉल्यूम उतना कम होगा. मीन्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट. अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम, देन गैस की सबसे कम. बिकॉज गैस का वॉल्यूम भी तो बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरे रूम को भी घेर सकती है. लेकिन सॉलिड जैसे चेयर है, चेयर पूरे रूम को कवर नहीं करती, वो एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक पोर्शन उस एरिया का लेती है, राइट.
तो इसी के अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज करो। देखो सबसे पहला, सबसे जो पीछे आएगा जिसमें सबसे कम डेंसिटी है वो है आपका गैस, ठीक है। तो गैस इनमें से कौन सी है, विच इज़ एयर है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, देन आता है कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, देन आयरन, ठीक है। क्लियर हो गया ये तो? क्लियर है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट इज टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस जिसने वीडियो देखी है ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर की, तो उसको प्रॉपरली पता होगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का एक प्रॉपर डिफरेंस बताया है एट 28:20 मिनट्स पे, ठीक है। आप इस टाइम पे वीडियो को स्किप कीजिए और प्रॉपर एक डिफरेंस देखिए, ठीक है, और उसको लर्न कीजिए उसी टाइम, तभी याद होगा, ओके। और कोई भी डाउट आता है तो पूछिए। अब करते हैं सेकंड, इसका सेकंड है कमेंट अपॉन रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। तो ये आपको कुछ टर्म्स दी हैं और आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। फर्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी में एक वर्ड छुपा है रिजिड, मीन्स हार्ड। तो हार्ड वर्ड किससे रिलेटेड होगा, सॉलिड से, यस। जिसको डिफरेंस याद है वो बता देगा कि कौन रिजिड होता है, सॉलिड्स आर रिजिड, राइट। सो व्हाट इज रिजिडिटी, द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप। मतलब आप उसको कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, उसकी शेप में ऐसे आसानी से चेंज नहीं आता। जैसे कि वाटर को तो आप किसी भी कंटेनर में डालो, वो उसकी शेप को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसकी शेप ले लेगा। लेकिन आप किसी आयरन नेल को डाल के देखो किसी में, वो अपनी शेप चेंज करेगा, नहीं करेगा, जो उसकी शेप है वही रहेगी। मीन्स इसी को ही रिजिडिटी बोलते हैं, टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप, ठीक है। सेकंड है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी में वर्ड छुपा है कॉम्प्रेस, मतलब प्रेस करना, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड करना, फोर्स अप्लाई करना। तो इसकी डेफिनेशन है एबिलिटी टू रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग फोर्स। मतलब मैंने सपोज कि जैसे स्पॉन्ज था मेरे पास, ठीक है, स्पॉन्ज को मैंने प्रेस किया तो वो छोटा हो गया, तो उसका जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, राइट। फोर्स अप्लाई करी और वॉल्यूम कम हो गया, मीन्स वो कॉम्प्रेस हो गया। सो सॉलिड तो वैसे इजीली कॉम्प्रेस नहीं होता है, लिक्विड एंड गैसेस इजीली कॉम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइड वाटर से रिलेटेड लग रहा है, मीन्स लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। फ्लूइडिटी क्या होती है, एबिलिटी टू फ्लो, यस। देन बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप किसी गैस कंटेनर को फिल करते हो तो क्या होता है, ठीक है। गैस कंटेनर को फिल करने से क्या होता है, गैस कंटेनर में एग्जाम्पल बैलून ले सकते हो। सो अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर बाय गैस, तो क्या होगा, जिस भी गैस कंटेनर में आप गैस फिल करते हो तो उसी कंटेनर की गैस शेप ले लेगी, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर बाय अ गैस, फॉर एग्जाम्पल बैलून। देन शेप, अ डेफिनेट बाउंड्री, यस, जैसे कि एग्जाम्पल है राउंड बॉल एंड स्टार। राउंड बॉल की बाउंड्री राउंड ही होगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, डेफिनेट बाउंड्री है। स्टार, जैसे मैंने 5 स्टार बनाया है, 5 आर्म स्टार बनाया है, तो ये जो 5 आर्म स्टार है, ठीक है, इसकी शेप फिक्स है, यही होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बाद में इसकी शेप चेंज हो सकती है, नहीं, वो आप कोई और शेप ड्रॉ करोगे वो अलग सी बात है, लेकिन इनकी एक फिक्स्ड बाउंड्री है, डेफिनेट बाउंड्री है, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। जैसे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करते टाइम जो एनर्जी उसमें आ रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और रेस्ट पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, बताओ, यस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है डेंसिटी।
डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी पीछे भी देखा हमने क्वेश्चन में, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वही है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। फर्स्ट, ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ड। मतलब एक गैस किसी भी वेसल में डालोगे तो वो उस वेसल को कम्प्लीटली भर देगा, ठीक है, फुल्ली फिल करेगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है? आप बताओ इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या इसका रीज़न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो दूर दूर जाएंगे, राइट? यस, यही रीज़न है। द रीज़न इज़ दैट द गैस पार्टिकल्स हैव लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन दैम, सो इट मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड कम्प्लीटली फिल्स द वेसल। क्लियर हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही रीज़न था। सेकेंड है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि अगर हम कंटेनर में गैस फिल कर देते हैं और फिल होगी, फुल्ली फिल होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी तो फुल्ली फिल होगी कंटेनर, लेकिन अब वो गैस क्या कर रही है, वो उस कंटेनर पे प्रेशर लगा रही है। मतलब जिस भी कंटेनर में या वेसल में आपकी गैस प्रेजेंट होती है उसमें वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? अब कोई चीज़ इमेजिन करो, कोई चीज़ प्रेशर लगा रही है, प्रेशर क्यों लगा रही होगी? वॉल्स पे इतना प्रेशर क्यों लगा रही होगी? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ना। अगर कोई स्पीड से चीज़ आएगी तभी वॉल पे धक्का लगेगा, तभी वॉल्स के अगेंस्ट जाएगी वो, वरना नॉर्मली वो रह सकती है। स्पीड से रिलेटेड होगा कुछ। देखो आंसर क्या है, द रीज़न इज़ दैट गैस पार्टिकल मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस एट हाई स्पीड। देखा, वही बात आई, मतलब जो गैस पार्टिकल्स हैं ना वो हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और हमें पता है गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, कहीं को भी जाते हैं, राइट? ऐसे स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं है कि वो पैरेलल ही जाएंगे या जिगजैग मोड में जाएंगे, नो, वो कहीं को भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बस वही आ गया, द रीज़न इज़ दैट गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस एट हाई स्पीड, दैट्स वाई दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्लियर हुआ? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये पता क्या बोल रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि एक वुडन टेबल है, एक टेबल है आपके घर में, टेबल तो सबके घर में ही है, तो जो टेबल है वो सॉलिड है, तो रीज़न बताओ कि सॉलिड क्यों है। अरे भैया ये कैसा क्वेश्चन है कि एक सॉलिड चीज़ है, दिख रही है सॉलिड है, लेकिन अब रीज़न बताना पड़ेगा कि सॉलिड क्यों है। तो स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, जिन्होंने चैप्टर देखा है, पता है ना, तो बताओ ज़रा क्या होता होगा सॉलिड। सॉलिड कोई चीज़ क्यों होती है, किसी चीज़ को सॉलिड कब बोलते हैं, वही उसका आंसर आएगा। सोचो सोचो। अच्छा मैं बताती हूँ, कोई भी चीज़ सॉलिड तब होगी जब उसकी शेप डेफिनेट होगी या फिर उसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि टेबल है, टेबल की शेप फिक्स है, उतना ही शेप है, उतना ही वॉल्यूम घेरेगा, ठीक है। तो यही तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसका डेफिनेट शेप होता है या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो सॉलिड होती है। तो यही रीज़न होगा। देखो, रीज़न इज़ दैट इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट इज़ रिजिड विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्लियर हो गया? ओके, अब करते हैं नेक्स्ट डी। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Oh my God! देखो ये क्या बोल रहा है कि हम एयर में तो आराम से अपना हाथ मूव कर सकते हैं, करके देख लो, हाथ हिलाओ, एयर में आराम से मूव कर सकते हो ना? यस मैम वी कैन। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिस बेंच पे बैठे हो या जिस टेबल पे बैठे हो, उस टेबल के बीच में से हाथ निकालो, अब सेंटर ऑफ द टेबल में से नीचे को हाथ निकालो या ऊपर को निकालो, तो क्या चाहिए उसके लिए? मैम हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो कराटे एक्सपर्ट की ही ज़रूरत है। अब अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं कर पाओगे, तो जिसने मैटर चैप्टर पढ़ा है वो तो यही बोलेगा
कि क्योंकि मैम एयर के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है तो हम आराम से अपना हैंड मूव कर सकते हैं, लेकिन टेबल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता ही नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम कैसे मूव करेंगे? तो यस बच्चों, यही रीज़न है। देखो, द रीज़न इज़ दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसिस बिटवीन दैम, बट वुड इज सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वही बात लिखी है, दैट्स वाई वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट टू मूव आवर हैंड थ्रू इट। ओके ओके, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। Liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है आपको। ये बोल रहा है कि लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से। समझ नहीं आया? देखो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, उसमें था कि किसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उसकी उतनी कम होगी, और हमने बोला था कि वॉल्यूम लिक्विड का बहुत ज़्यादा होता है तो उस डेंसिटी लिक्विड्स की कम होगी, और सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? तो इन्होंने यही बात बोली है कि लिक्विड्स की डेंसिटी तो कम होती है सॉलिड से, लेकिन फिर भी आइस तो सॉलिड फॉर्म है ना, तो आइस कैसे वाटर पे फ्लोट करती है? फाइंड आउट व्हाई। तो देखो, पहले बता देती हूँ, आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा तो डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर? ओके, देखो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है। येस, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, विच मीन्स लिक्विड कैन फ्लो मोर देन सॉलिड्स। येस, लिक्विड फ्लो करते हैं, बट इन आइस इट फ्लोट्स ओवर वाटर, लेकिन आइस वाटर पे फ्लोट करता है। द रीज़न इज दैट द आइस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। देखो, बताया ना मैंने कि आइस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है? और खाली जगह मिल गई, खाली जगह होगी, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा ही। So these spaces are large as compared to the spaces between the particles of water. So volume of ice is more and it floats. ठीक है, यही रीज़न है कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि उसके बीच में जो पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो बहुत एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? इस वजह से वो वाटर पे फ्लोट करती है। तो अगर आप किसी से पूछोगे या फिर कोई आपसे पूछेगा कि वाटर पे आइस फ्लोट क्यों करती है, तो आप बताओगे कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, इस वजह से वाटर पे वो फ्लोट करती है, ठीक है? तो अब आते हैं पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस पर। पेज नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। फर्स्ट है 300 केल्विन एंड सेकंड इज़ 573 केल्विन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और सेल्सियस में चेंज करना हो तो आप -273.15 डिग्री सेल्सियस करोगे, ठीक है? मतलब कि आपको -273 डिग्री या -273.15 डिग्री, सेम ही चीज़ है ये, आप 273 भी ले सकते हो अगर आपको 0.15 नहीं लेना है, उससे माइनस करना है जो केल्विन में टेम्परेचर है उसको, ठीक है? तो जब आप माइनस करोगे 273 को तो आपके पास डायरेक्टली सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है? सो 300K को 273 डिग्री से माइनस किया, वी गेट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? देन सेकंड है 573, तो अगेन इसको आप करो ज़रा एक बार, आपको सेम वही प्रोसेस करनी है, सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करोगे? माइनस करोगे, यस, माइनस करोगे 273 को, देन वी विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब है सेकेंड, विच इज़ व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट
ए 250 डिग्री सेल्सियस एंड बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको डायरेक्टली लर्न करना है। 250 पे आपकी गैसियस स्टेट होती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर होती है। दो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट थे। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, तो ये देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया था? लेटेंट हीट वाला। यस, लेटेंट हीट एंड हिडन हीट, ये वाला कॉन्सेप्ट किया था हमने कि टेम्परेचर तभी कांस्टेंट होता है जब स्टेट चेंजेस होती हैं। राइट, क्लियर है ना? अगर अभी भी क्लियर नहीं है, एक बार लेटेंट हीट वाला देख के आओ। लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट देखो, बहुत ब्रीफली बताया है। ठीक है, तो लेटेंट हीट की वजह से वो चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज लेटेंट हीट, ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन हीट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, the heat supplied to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Hence, temperature remain constant. किसके सिर के ऊपर से गया बताओ? देखो यार, जो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेटेंट हीट से बस ये याद रखना, लेटेंट हीट होती है हिडन हीट, मतलब छुपी हुई। तो जब आप आइस को वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप बॉईल करोगे ना आइस को, तभी तो वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। थर्मामीटर में अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो वो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है? वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आइस से वाटर बनेगा, मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है आइस की। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक करेंगे तभी तो वाटरी फॉर्म बनेगी, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आइस ही रहेगा। तो वो जो लेटेंट हीट है ना, वो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट को चेंज करने के लिए बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए या ओवरकम करने के लिए जो टेम्परेचर है वो यूटिलाइज हो रहा है, या जो हीट है वो उसी वजह से कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, हेंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर हुआ? देखो, लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक नई चीज़ है। ठीक है, आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, ऐसे कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि जब आप आइस को वाटर में चेंज करोगे तो कभी टेम्परेचर कांस्टेंट भी होता है। अदरवाइज़ हम क्या देखते हैं कि हम जितना हीट करते रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, गैस ऑन है पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। तो वो कहाँ जा रहा है? वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा आइस। राइट, तो आइस के पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है ना, तभी तो वो आइस है, स्ट्रांगली हेल्ड है। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वहाँ पर वो हीट जा रही है, तो वहाँ पर यूज़ हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। अगर यूटिलाइज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, अब आता है फोर्थ, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ओके, तो अच्छा, हमने पढ़े थे स्टेट कन्वर्जन्स कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में, देन गैस को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी में मैंने आपको बताया था कि हम गैसेस को लिक्विड की फॉर्म में लिक्विफाई कर सकते हैं, गैसेस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल याद है? एलपीजी सिलेंडर बताया था जो सबके घर में आता है। तो उसमें सिलेंडर को अगर आप हिलाओ तो उसमें से लिक्विड की वॉइस आती है, राइट। लेकिन आप गैस ऑन करो तो वो गैस होती है, लिक्विड तो नहीं निकलता। मीन्स गैस को लिक्विफाई किया गया है। ठीक है, तो कैसे लिक्विफाई करते हैं?
पढ़ो फिर कैसे करते हैं. Method is that by applying high pressure and reducing the temperature, gases can be liquefied. तो दो ही कंडीशन है. अगर जब भी आपको गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर होना चाहिए हाई और टेम्परेचर होना चाहिए वेरी वेरी लो. ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, देन यू कैन कन्वर्ट और यू कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस. क्लियर है? आई होप सो कि आप साथ साथ में लर्न कर रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ये डेली लाइफ से रिलेटेड ही है. आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा है इन्होंने. और आपको अगर इतना भी पता ना हो कि हर चीज़ के पीछे को हर चीज़ का एक रीज़न होता है, और रीज़न जानना एक बुद्धिमानी की निशानी होती है. राइट? तो हम बुद्धिमानी है ना? यस. तो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 10 वाला क्वेश्चन. पेज नंबर 10 में फर्स्ट है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. देखो डेजर्ट्स में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना. लेकिन डेजर्ट में जो डेजर्ट में कूलर यूज़ करते हैं ना, जब दिन में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो तो वो ज़्यादा ठंडक देते हैं. ऐसा लिखा है इन्होंने कि डेजर्ट के कूलर जो हैं वो ज़्यादा बेटर कूल करते हैं. कब करते हैं? ऑन अ हॉट ड्राई डे. इसका आंसर क्या होगा? कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज इवेपोरेशन. अब आ गया आपका इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट. देखो इवेपोरेशन क्या होता था कि लिक्विड से वेपर स्टेट बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लिक्विड को जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही हीट देना पड़ेगा. राइट? जैसे कि वाटर को मैंने वाटर वेपर में चेंज करना है तो वैसे 100 डिग्री सेल्सियस दूंगी तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है. मम्मा कपड़े सुखाती है बाहर क्या धूप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंची होती है? ऐसा तो है नहीं. कपड़े तब भी सूख जाते हैं. मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि इवेपोरेशन होने के लिए या वाटर वेपर बनने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट ही चाहिए. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बिना भी इवेपोरेशन होती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है. कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी इन एयर इज लेस. देखो इन्होंने क्या बोला है कि इवेपोरेशन कब, देखो इवेपोरेशन के हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि वो कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है. तो उसमें से एक फैक्टर था आपका ह्यूमिडिटी. ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, एयर में जो वाटर पार्टिकल्स का जितना भी वाटर पार्टिकल्स है ना, एयर में जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं उस अमाउंट को, उसी को ही ह्यूमिडिटी बोलते हैं. मतलब ह्यूमिडिटी से याद रखो कि एयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो एयर जितने ज़्यादा एयर में वाटर पार्टिकल्स होंगे तो क्या इवेपोरेशन उतने अच्छे से होती है? अरे नहीं होती. इवेपोरेशन तभी अच्छे से होगी जब ह्यूमिडिटी कम होती है. क्लियर? इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन ह्यूमिडिटी इन एयर इज लेस. दैट्स व्हाई इन अ हॉट ड्राई डे इन डेजर्ट्स कूलर water present inside the cooler evaporates more, thereby cooling the surrounding. तो बस यही रीज़न है क्योंकि हॉट ड्राई डे में क्या होगा. हॉट ड्राई डे, देखो कितना ज़्यादा हॉट डे है तो एयर के वाटर वेपर का अमाउंट तो कम हो चुका होगा. राइट? अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी. इवेपोरेशन फास्ट होगी तो डेजर्ट कूलर कूल. ठीक है, ओके. अब तो समझ आ गया होगा. अब करते हैं सेकंड. हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट या मटका बिकेम कूल ड्यूरिंग समर्स. तो मटका तो सबको पता है कि कैसा होता है, और मटके का पानी भी सबने पिया ही होगा. जिसने नहीं पिया है वो प्लीज़ पी ले, बेस्ट होता है और ठंडा होता है. ठीक है, सो इन्होंने यही पूछा है कि अर्दन पॉट या फिर मटके का पानी गर्मियों में ठंडा क्यों होता है. देखो गर्मियों में ठंडा होता है ये बोल रहे हैं ये. द रीज़न इज इवेपोरेशन अगेंस्ट
अच्छा, हर जगह इवेपोरेशन ही रीज़न क्यों बता रहा है ठंडी ठंडी चीज़ों का? क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करती है, और हमने रीजंस भी देखे थे कि कूलिंग कैसे आती है, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, राइट? तो इसी वजह से जहाँ भी ठंडक की बात आएगी या कूल या फिर कूलर ऐसी कोई बात आएगी, मीन्स वहाँ पर इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द रीज़न इज इवेपोरेशन, देयर आर सम पोर्स इन एन अर्दन पॉट थ्रू विच द लिक्विड इनसाइड द मटका इवेपोरेट्स एंड वाटर इनसाइड द पॉट कूल। तो क्या होता है कि जब इवेपोरेशन होती है ना, तो इवेपोरेशन क्या होती है, मतलब लिक्विड से वाटर वेपर बनेंगे, राइट? अब देखो क्या होता है, जो अर्दन पॉट है या जो मटका है उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। तो पानी उसमें से बाहर आ रहा होता है, और बाहर की हीट से क्या होता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। समर्स की बात कर रहे हैं ना, तो समर्स में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बाहर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हीटेड होता है। तो अगर मटके के पोर से पानी बाहर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इवेपोरेशन होगी, और इवेपोरेशन हो रही है तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो रही है तो कूलिंग होगी। दैट्स वाई जो पॉट का वाटर है वो कूल रहता है ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, the reason is evaporation. There are some pores in an earthen pot through which the liquid inside the matka evaporates and water inside the pot cool. ओके, तो अब आता है थर्ड क्वेश्चन। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? देखो फिर से कोल्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जब आप एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम आपके पाम में या हथेली पे लगाते हो, हाथ पे लगाते हो, तो एकदम से ठंडा सा लगता है, राइट? ठंडा क्यों लगता है, वही पूछ रहे हैं, ठंडा क्यों लगता है? देखो डेली डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं ये, लेकिन कभी रीज़न इस जानने की कोशिश करी आप लोगों ने, तो रीज़न वही है, अगेन इवेपोरेशन ही तो बता रही हूँ, इवेपोरेशन से ही तो कूलिंग होती है, राइट? देखो, the reason is evaporation. Particles of the liquids absorbs energy from surface of palm and evaporates. हो गया इवेपोरेट। देखो कैसे हुआ, जब हमने पेट्रोल, एसीटोन या परफ्यूम अपने पाम में लगाया या ड्रॉप्स उसकी आई, ठीक है, तो पाम हमारी वार्म थी, हमारी सरफेस ऑफ पाम वार्म थी, तो वहाँ से उन लिक्विड पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, यानी वार्मथ ले ली। तो वार्मथ ले ली तो हमारी हथेली पे क्या लगेगी, ठंडक ही तो लगेगी, क्योंकि इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द पाम इट बिकम्स और इट फील्स कूल। क्लियर है? क्लियर है, ओके। फोर्थ, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन अ कप? तो सॉसर को आप एक प्लेट समझ लो, प्लेट की तरह ही होता है, ठीक है, और एक कप है, एक सॉसर है आपके पास और एक कप है, यानी एक प्लेट है और एक कप है। मैं आपको गर्म चाय पीने के लिए दे रही हूँ या गर्म दूध दे रही हूँ जिसको चाय पसंद नहीं है, ठीक है, इमेजिन कर लो। तो किस में से ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, चाय या फिर मिल्क? बताओ, कप में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा या सॉसर में ज़्यादा, या प्लेट में ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली सॉसर एंड प्लेट में ही होगा ना। क्यों होगा? इसमें भी क्योंकि ठंडा हो रहा है, फिर से तो ठंडा हो रहा है तो क्या रीज़न आएगा, इवेपोरेशन रीज़न आएगा। तो इवेपोरेशन से कूलिंग आती है, लेकिन इवेपोरेशन का कप और सॉसर से क्या लेना देना? तो इसमें कप और सॉसर से तो लेना देना नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया से तो है ना। तो इसमें सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कप, ठीक है, तो इसी वजह से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होती है और ठंडा हो जाता है आपका हॉट टी या मिल्क, ठीक है। द रीज़न इज इवेपोरेशन। एज वी नो, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर व्हेन सरफेस एरिया इज लार्ज।
देखो मैंने यही बोला कि वेपोरेशन कब ज़्यादा होती है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। सो अ लिक्विड हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया इन अ सॉसर देन अ कप। तो मैंने वही बोला, कप से ज़्यादा होता है एरिया सॉसर का। सो द मिल्क कूल्स फास्टर इन सॉसर, हैंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर देन अ कप। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना। एक बार प्रॉपरली रीड करना खुद से भी, ठीक है, क्योंकि एकदम से ऐसा सोचोगे एकदम से ग्रैब आएगा, हाँ समझ आ जाएगा, लेकिन लर्न के लिए आपको प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग तो आनी चाहिए ना, तो प्रॉपर वर्ड्स आपको यहीं से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्साइटेड हो या थक चुके हो? देखो थकना नहीं है, बिकॉज आपको पता है एनर्जी आपकी एज में ही ज़्यादा होती है, तो ये अच्छी जगह यूटिलाइज कर लो, ख़त्म करके जाओ चैप्टर पूरा, ठीक है। स्किप करना नहीं, बल्कि प्रॉपरली रीड करना है। एक बार मेरे साथ देखो, मेरे साथ मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ, प्रॉपरली साथ में पढ़ो, सब कुछ याद होगा, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। और ये तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो बच्चे एकदम से याद कर लेते हैं, सबसे इजी होता है वो, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12 एक्सरसाइज का, जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द सेल्सियस। आपको केल्विन में दिया है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो पीछे भी हमने एक क्वेश्चन यही किया कन्वर्जन का, केल्विन में दिया है, सेल्सियस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे बताओ? जिसने वीडियो अच्छे से देखी है उसको तो याद आ गया, और जिसने नहीं देखी है उसको मैं अभी बता देती हूँ। सो आपको करना है -273, ठीक है। जैसे कि 300 केल्विन है आपका ए, उसको आपने सेल्सियस में चेंज करना है, तो 300 केल्विन को -273 करो, विच इज़ इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज़ द सेल्सियस टेम्परेचर। होगी कन्वर्जन। नेक्स्ट स्टेप बी, 573 केल्विन, अगेन इसको -273 किया, एंड वी गेट 300 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो बहुत नॉर्मल सा मैथ है, केमिस्ट्री में आपको कोई फॉर्मूला इतना बड़ा कुछ करना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करनी है, बस वैल्यू याद रखना। क्या वैल्यू है? वैल्यू याद रखना, -273 इज़ द वैल्यू, ओके। सेकेंड इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू द केल्विन स्केल। ओके, अब आपको केल्विन की जगह सेल्सियस में दिया है और केल्विन में चेंज करना है। तो ऊपर क्या किया हमने, क्योंकि केल्विन में दिया था तो -273 कर दिया, अब सेल्सियस में करना है तो प्लस कर दो, सो इजी। तो 25 डिग्री सेल्सियस है फर्स्ट, उसमें क्या करोगे आप, 25 + 273 कर दो, तो आ जाएगा 298 केल्विन, होगी कन्वर्जन। 373 डिग्री सेल्सियस, इसको भी ऐसे करेंगे, 373 में 273 ऐड कर दो। तो बस ये आपको ये जो टर्म है, ये जो डिजिट्स है ना, बस ये याद रखनी है, और नेगेटिव और पॉजिटिव किस में होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 646 के, विच इज़ द टेम्परेचर कन्वर्जन क्वेश्चन। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे मैम टर्म डिजिट्स तो हम याद कर लेंगे कि 273 है, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए तो क्या होगा? तो प्लस माइनस का मैम आपके लिए ट्रिक लेके आई है। देखो अल्फ़ाबेट्स में क्या पहले आता है, सी पहले आता है या के पहले आता है? तो सी पहले आता है ना, तो सी से जब के पे जाएंगे तो आप ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े पे जा रहे हो, बड़े लेवल पे जा रहे हो, तो ऐड करोगे 273 को, और जब बड़े से छोटे पे जाओगे तो माइनस करोगे 273 को, सो इजी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज का, विच इज़ गिव रीजंस। फर्स्ट है नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड।
नेफ्लिन बॉल्स देखी है किसी ने? सब ने देखी है, और जिसने नहीं देखी है वो एक बार गूगल पे सर्च करो, आपने देखी हुई ऑलरेडी, बस आपको नाम पता नहीं था, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। सो नेफ्लिन बॉल्स, ये क्या बोल रहे हैं, नेफ्लिन बॉल्स हैं तो सॉलिड होंगी, यस। नेफ्लिन बॉल्स कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे का? तो कोई चीज़ सॉलिड से एकदम डिसअपियर हो गई, तो डिसअपियर वर्ड से शायद कोई गैसेस से रिलेटेड हो रहा है ना, कि सॉलिड से गैस की फॉर्म में चेंज हो गई, राइट? यस, द रीज़न इज दैट naphthalene balls get evaporated. It means change in state occurs from solid into gas called sublimation. वही मैंने बोला, डिसअपियर हो रही है, इसका मतलब है कि वो सॉलिड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दैट चेंज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हमने किया है ये चेंजेस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सारे चेंजेस हमने किए हैं, लर्न किए हैं, राइट? ओके, सो ये जो चेंज है फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन होता है, यही रीज़न है कि नेफ्लिन बॉल्स कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सेकंड है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें परफ्यूम की स्मेल अगर हम बहुत दूर बैठे हैं तब भी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर, the reason is that in smell of perfume, particles of perfume are present which diffuses into air easily, and also perfume vaporize very fast and we can smell the perfume due to diffusion. पहले इसमें दो रीजंस आते हैं, ठीक है। पहला है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम बहुत दूर बैठे हो तब आ रही है, तो मूवमेंट हो रही है गैस की, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फर्स्ट ये भी हो गया, और सेकंड ये है कि जो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम है ना, वो इजीली एकदम से इवेपोरेट हो जाते हैं। परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो वो गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। और एक तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा डिफ्यूज़न हो रहा है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से पढ़ देती हूँ। पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम आर प्रेजेंट विच डिफ्यूजेज इनटू एयर इजीली एंड ऑल्सो परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड वी कैन स्मेल द परफ्यूम ड्यू टू डिफ्यूजन। क्लियर? वही जो मैंने बोला वही लिखा है, ओके। अब आता है इसमें फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो हमें तीन चीज़ें दी हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है किसमें सबसे कम होती है, सबसे कम किसमें होती है? गैस में ही होती है, यस, गैस में सबसे कम होती है। फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, देन लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में होती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है वो चीज़ उतनी सॉलिड होती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इन ऑर्डर, सॉलिड इज सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है, ये है ऑर्डर। अब इसी ऑर्डर में आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें सबसे पहले आएगा। देखो, सॉलिड क्या है इनमें से? शुगर है, देन वाटर आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा। हो गया क्लियर? ओके। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस। सो 25 डिग्री सेल्सियस पे बताना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज़ लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड भी सॉलिड होता है। वैसे हम सॉलिड ही लिखते हैं, लेकिन हम लिक्विड को भी इंक्लूड कर देते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो लिक्विड मत लिखना, ठीक है, सॉलिड ही होता है। अदरवाइज दोनों स्टेट लिख दो, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ।
उसके बाद आए 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर लिक्विड होता है, वैसे हम जो एज्यूम करते हैं वो लिक्विड ही होता है, लेकिन उसके बाद वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होता है साथ में ही, दैट्स वाई वेपर स्टेट भी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड ही लिखोगे, अदरवाइज सॉलिड एंड लिक्विड दोनों साथ में लिखो। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही लिखोगे या फिर लिक्विड एंड वेपर्स को साथ में लिखो। ठीक है, ओके तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 रीजंस टू नंबर 1 वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड and second is an iron almirah is a solid at room temperature। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। देखो ये क्या बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है, मतलब जो हम नॉर्मली पानी या कमरे में रखा होता है वो लिक्विड होता है। मैम ये तो कौन सी बात होगी, ये तो सबको पता है। हाँ जी पता तो सबको है, लेकिन रीजंस पूछे हैं इन्होंने, तो रीजंस में आप लिक्विड का रीज़न दोगे। देखो जहाँ भी आपको ऐसा पूछा जाता है ना कि बताओ ये चीज़ सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, ये गैस क्यों है, तो इसका डायरेक्टली यही मतलब है कि वो आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, और प्रॉपर्टीज़ वही बता सकता है जिसने डिफरेंस याद किया है, राइट। मतलब कि डिफरेंस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर उसी में से आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इन्होंने यहाँ पर यही रीज़न दिए होंगे। देखो रीजंस आर, नंबर ए बिकॉज इट हैज़ फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, राइट। सेकंड है इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। देखा, लिक्विड की ही प्रॉपर्टी लिखी है, क्लियर। तो बस वाटर लिक्विड होता है, क्यों होता है, तो लिक्विड के ही कैरेक्टरिस्टिक आ गए। ठीक है, सेकंड है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका भी रीज़न देखो, सॉलिड का ही प्रॉपर्टी दिया होगा, सॉलिड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स दी होंगी। सो रीजंस आर, नंबर ए इट इज़ रिजिड, नंबर बी इट हैज़ डेफिनेट शेप। देखो सॉलिड की ही दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये दो लिखी हैं तो आपने भी यही दो लिखनी है। अगर आपको सॉलिड लिक्विड का अच्छे से प्रॉपर्टी याद है, डिफरेंस गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस अच्छे से याद है, तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो। ठीक है, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ आइस एट 273 Kelvin मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम वाटर और आइस, ठीक है, सपोज़ कि आपके पास दो बीकर हैं, एक में आइस भरी पड़ी है, एक में वाटर है, ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर है 273 Kelvin, मतलब कि नियर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो आइस का भी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दोनों बीकर में सेम टेम्परेचर है, लेकिन बस फॉर्म अलग है, एक आइस की फॉर्म में है, आइस क्यूब्स हैं एक में, और एक में सिंपल वाटर डाला है। ठीक है, पर वो ठंडा बहुत है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो उन्होंने बोला कि आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होगी कूलिंग में वाटर से। तो आपको अगर ये बात याद हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वाली, तो उसमें क्या था कि जब भी सॉलिड से लिक्विड में चीज़ें कन्वर्ट होती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक हिडन हीट होती है, राइट, जिस वजह से जब तक प्रॉपर आइस मेल्ट नहीं हो जाती, पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने लेटेंट हीट में यही तो पढ़ा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो लेटेंट हीट होगी, सोचो हिडन हीट है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा उसमें। तो बस यही रीज़न आएगा, देखना। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। देखा, यही लिखा है कि वाटर में एज़ कम्पेयर टू आइस ज़्यादा क्या है ज़्यादा लेटेंट हीट है, ज़्यादा हिडन हीट है, मीन्स ज़्यादा एनर्जी है। दैट्स वाई
आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखो यहाँ पर भी यही बात आ गई। लेटेंट हीट में हमने दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, तब हीट स्टोर होती है, ठीक है। और हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है कि वाटर से स्टीम बन रही होती है, फिर हीट स्टोर होती है। लेटेंट हीट में यही था। तो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया है कि अगर एक तरफ बॉइलिंग वाटर है और एक तरफ स्टीम है, तो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल कौन सा होगा? बॉइलिंग वाटर आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है या स्टीम आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल है? सोचो ज़रा। मैम ये तो दोनों ही गर्म है, दोनों ही गर्म है तो नहीं, दोनों ही हार्मफुल है। हाँ, हार्मफुल दोनों है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बॉइलिंग वाटर और स्टीम, इन दोनों में से आपको एक को तो चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो स्टीम से रिलेटेड आ गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लेटेंट हीट स्टोर होती है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ है? स्टीम में है एक्स्ट्रा एनर्जी। सो स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, क्लियर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ लेटेंट हीट का ही था, ठीक है। दोनों में ये आंसर्स अच्छे से लर्न करने हैं, 7 और 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो इट इज़ नेम A, B, C, D, E and F in showing change in state। तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसमें एरोज लगाए हैं, तो सिंपल सा ये आपको चेंज इन स्टेट बताना है। एरो के ऊपर और नीचे ब्लॉक्स बनाए हैं और बताना है कि ये स्टेट ऑफ चेंज कहाँ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड और एरो बना है लिक्विड की तरफ, मीन्स द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज ए। तो व्हाट इज इट कॉल्ड? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, राइट, yes, very good। and the change of liquid into gas is called boiling, right, okay। तो ये तो क्लियर है। अब रिवर्स में चलते हैं। the change of gas into liquid is called condensation, yes, condensation। and the change of liquid into solid is called solidification, yes। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ आपको, जो बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैंने बॉइलिंग लिखा है तो वेपराइजेशन नहीं होता, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, ओके। अब आता है ई वाला। तो इसमें देखो सॉलिड से निकला है और एरो लगा है गैस की तरफ, मीन्स द चेंज इन द स्टेट ऑफ सॉलिड इनटू गैस, राइट। दिस change of state is called sublimation and also the change of gas into solid is called again it is also called sublimation। दोनों ही sublimation होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। तो ये थे आपके चैप्टर 1 मैटर नर्वस सराउंडिंग 9th क्लास के क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो, ठीक है। तो चैप्टर 1 भी आ गया, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स भी आ गए। अब तो चैप्टर 1 आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।